हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रणव नारायण और ये लॉकडाउन के दौरान बनाया गया वीडियो है। लॉकडाउन के बाद से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इस कारण से आपसे बहुत दिनों से मिल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप लोग का पढ़ाई छूट रहा है, इस वजह से हम लोग सोचा कि जैसे भी हो आप तक पढ़ाई पहुंचना चाहिए और उसी चीज़ को लेकर के कुछ घर में ही अरेंजमेंट करके आपके पास पढ़ाई ज्ञान पहुंचाने का एक प्रयास है। लॉकडाउन की वजह से कुछ महीनों से हम लोग का सिलेबस आगे नहीं बढ़ पा रहा है और अब हम लोग जो है आज से ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ट्वेल्थ के सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर है। 5 चैप्टर फिजिकल में है, फिर इनऑर्गेनिक में भी है और मुख्य रूप से ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो वो सारा बात हम लोग धीरे धीरे करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ाई है अपना वो श्री गणेश करेंगे सॉल्यूशन से। सॉल्यूशंस क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो में जो है आपको सारा चीज़ को आराम से समझाया जाएगा, जैसे क्लास में आपको समझाया जाता है। आप उसको आराम से समझिए और ज़रूरत अगर हो तो वीडियो को रोक करके आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो हम लोग हैं वो मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आम जीवन से जो उदाहरण है वो आपके सामने हम रखेंगे ताकि आप चीज़ों को काफ़ी आसानी ढंग से समझ सकें, है ना। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे कि सॉल्यूशन कहते किसको हैं, है ना। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करेंगे और कब दो लोग मिल करके सॉल्यूशन बनाएगा, या यूँ कहेंगे कैसा कैसा लोग मिल करके सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। और फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो आज इतना ही हम लोग बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग आज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चल के फिर हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बात करेंगे। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। उस दौरान हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वान टॉप फैक्टर के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके आगे हम लोग बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन का, किसका सॉल्यूशन, गैस का लिक्विड में। और उस दौरान हम लोग चर्चा करेंगे हेनरीज लॉ। एक और महत्वपूर्ण बात, हम लोग का थ्योरी का वीडियो अलग रहेगा और न्यूमेरिकल का वीडियो अलग रहेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एकदम आराम से पढ़िएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला बात कि सॉल्यूशन कहते किसको है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन कहते किसको है, ठीक है। क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो सॉल्यूशन कहता है कि होमोजीनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर है, किसका, तो ऑफ 2 और मोर सबस्टांस, 2 और मोर सबस्टांस, 2 या 2 से अधिक सबस्टांस का होमोजीनस मिक्सचर, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। मिक्सचर तो आप लोग समझते हैं ना। मिक्सचर मतलब क्या, जहां 2 लोगों को हम लोग मिला दें। कैसे मिलाएं, किसी भी अनुपात में मिला दें, है ना। कोई पूछने का जरूरत नहीं है किसी से, कोई किताब पढ़ने का, कोई साइंस पढ़ने का जरूरत नहीं है कि किसी 2 चीज को किस अनुपात में मिलाएं। तो जब भी 2 चीजों को आप किसी भी अनुपात में मिला देते हैं
तो जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, दो तरह का होता है, एक होता है हेटेरोजीनस, एक होता है होमोजीनस। हेटेरोजीनस किसको कहते हैं, वैसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन जो है और जो प्रॉपर्टीज है वो थ्रू आउट सेम नहीं हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोजीनस मिक्सचर कहेंगे। और होमोजीनस मिक्सचर किसको कहते हैं, वैसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन और साथ साथ प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सेम हो, पूरे के पूरे मिक्सचर में सेम हो, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि समझिए, है ना, जैसे कि पहले हम बार बार कर रहे हैं कि मुख्य उद्देश्य हमारा एकदम समझाना है। हम अपना जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो क्लास का जो सबसे कमजोर विद्यार्थी होता है उसको ध्यान में रख के पढ़ाते हैं, क्योंकि जो बहुत जो टैलेंटेड विद्यार्थी है वो अपने से भी कहीं से ही पढ़ सकता है ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत टैलेंटेड के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको लेके हम अपना पढ़ाई में नहीं चलते। हमारा पढ़ाई में ऐसा है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी समझ सके, हम हमेशा वो प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हेटेरोजीनस मिक्सचर बताया ही आपको। अब जैसे कि मान लिया जाए कि पानी लिए और पानी में आप बालू घोल दिए, पानी में बालू घोल दिए और घोल करके उसको छोड़ दीजिए, आधे मिनट छोड़ दीजिए, है ही नहीं। उसके बाद उसको देखिए तो क्या पाइएगा कि ऊपर में माने पानी के अंदर ऊपर वाले सतह में बालू का मात्रा कम है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं उसका मात्रा, उसका घनत्व, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते चल जा रहा है। यानी जो बालू है, जो वाटर में डिजॉल्व है, उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है, तो वो है हेटेरोजीनस। लेकिन आप पानी लीजिए और पानी में आप चीनी को घोलिए, खूब आराम से घोलिए। जब पूरा घुल जाए उसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद आप चेक करेंगे उसको तो पाएंगे कि थ्रू आउट कंपोजिशन जो है आपको सेम है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए आप 1 लीटर शरबत तैयार किए और शरबत तैयार करके आप उसको कहीं से निकाल के पीजिए। जैसे निकालिए, आप सिरिंज की मदद से निकालिए, चम्मच की मदद से निकालिए, जैसे निकालिए वो आपका काम है। कहीं से आप उसको निकाल के पीजिए, हर जगह से आपका जो टेस्ट है वो सेम लगेगा। हर जगह मिलीलीटर वाटर में अगर 20 शुगर पार्टिकल्स घुला हुआ है तो वो हर जगह आपका सेम रहेगा। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं होमोजीनस, है ना। जैसे कि मिक्सचर आप खाते हैं, तो जो मिक्सचर आप खाते हैं उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है। आप मान लिया जाए 1 किलो मिक्सचर लिए और उसको फैला दिए, है ना, उसको फैला दिए, तो कंपोजिशन जो है फैला करके उसको मान लिया 10 बराबर भाग में बांट लिए, तो प्रत्येक भाग में जो पार्टिकल्स है, मान लो बादाम है, काजू है, किशमिश है, तो प्रत्येक भाग में बराबर बराबर मात्रा में मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक भाग को आप खाएं तो टेस्ट आपको सेम जैसा लगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसको खाने के बाद आप ठंडा पिए, तो ठंडा पिए तो क्या हुआ आपका कि हर जगह का टेस्ट आपका सेम लग रहा है। हर जगह का टेस्ट सेम लग रहा है मतलब क्या कि हर एक जगह कंपोजिशन आपका सेम है, और हर एक जगह का कंपोजिशन सेम है तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं होमोजीनस। और जो होमोजीनस मिक्सचर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ध्यान रखना है तो मिक्सचर ही, लेकिन कैसे मिक्सचर को एक अलग नाम दिया गया, होमोजीनस मिक्सचर को। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था। अब होमोजीनस मतलब क्या कहे कि थ्रू आउट एक समान लगे, वन फेज बन जाए, 2 लोग 3 लोग 4 लोग इस तरह से मिले जैसे लगे कि कोई एक ही चीज है ना, ये चीज आपका है। लेकिन 2 लोग जो सॉल्यूशन में मिले वो आपस में केमिकल रिएक्शन ना करता हो, समझ नहीं, ये चीज आपका। तो सॉल्यूशन हम लोग कहे कि होमोजीनस मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस।
ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। होमोजीनस मतलब हम लोग समझ गए वन फेज, और वन फेज मतलब क्या, तो किसी भी हिस्से का कंपोजिशन सेम हो। ठीक है, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ये दो लोगों से मिलके बना हो रहता है। एक उसमें हो रहता है सॉल्यूट, और एक उसमें रहता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम मात्रा में रहे वो सॉल्यूट है, और जो ज्यादा मात्रा में रहे वो सॉल्वेंट है। या जो घुल जाए वो सॉल्यूट, और जो अपने आप में घोल ले वो सॉल्वेंट है ना। ये चाहिए आपका। और अगर मान लेते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सेम है, तो फिर वही लगा दीजिए कि जो कम मात्रा में वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट है ना। जैसे कि मान लिया एक सॉल्यूशन आप तैयार किए, जिसमें 10% इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल को शॉर्ट में लिखे EPOH, इथाइल अल्कोहल 10%, और 90% उसमें वाटर है। तो इस सॉल्यूशन में इसका और इसका दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, तो ये आपका कम मात्रा में है, तो ये जो है ये सॉल्यूट है, और ये जो है ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो मान लिया जाए यही होगा, तो ऐसा सॉल्यूशन बनाए कि जिसमें 10% आप वाटर लिए और 90% आप इथाइल अल्कोहल लिए। तो इस सॉल्यूशन में ये जो है ये सॉल्वेंट हो गया, और ये जो है वो क्या हो गया, क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। समझे नहीं? तो ये चीज आपका है। तो जो कम मात्रा में वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। सॉल्यूशन का कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या, कि सॉल्यूशन जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट, जैसे आर पार देख सकते हैं, जैसे कि शीशा अब ट्रांसपेरेंट होता है। साथ ही साथ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो काफी छोटा होता है। कितना छोटा, तो लगभग वो जो साइज होता है सॉलिड पार्टिकल का, वो 0.1 नैनोमीटर से लेकर के 2 नैनोमीटर तक वेरी करता है। साथ ही साथ सॉल्यूशन को अगर आप छोड़ देंगे, सॉल्यूशन को बनाए, है ना, जो सॉल्यूशन जिसको आप ट्रू सॉल्यूशन कहें, उसको बना के आप छोड़ दीजिए, तो उसका सॉल्यूट पार्टिकल सेटल नहीं होगा। उसका सॉल्यूट पार्टिकल तल पे जाकर के जमा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन। अब हम लोग सॉल्यूशन को बांटेंगे, और सॉल्यूशन को बांटने का कोई आधार हम लोग लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही चीज को अगर अलग अलग आधार पे बांटें तो वो अलग अलग कैटेगरी में बंटता है। जैसे क्या, अभी हम लोग सभी लोग अगर इस आधार पर बांटें कि हम लोग किस देश के रहने वाले हैं, तो हम लोग सभी एक ही कैटेगरी में आ जाएं, एक ही पाले में आ जाएं कि वी ऑल आर इंडियंस। लेकिन फिर राज्य के आधार पर बांट दे रहे हैं, तो देख ही रहे हैं, है ना। हाइट के आधार पर बांट देंगे तो अलग अलग लोगों का ग्रुप बनेगा। यानी किसी चीज को बांटने का कोई आधार होता है। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन को बांटने जा रहे हैं। अभी हम लोग सॉल्यूशन को बांट रहे हैं किसके आधार पे, सॉल्यूशन को हम लोग बांट रहे हैं किसके आधार पे, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे। ये कंपोनेंट्स क्या होता है भाई, जैसे शरबत आप बनाए, तो शरबत बनाए तो उसमें 2 कंपोनेंट है। कौन कौन, तो एक चीनी है और एक पानी है, तो 2 कंपोनेंट है ना। तो सॉल्यूशन को हम लोग बांट दे रहे हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे। तो ये मुख्य रूप से 2 भाग में बटा
एक बट गया बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, और एक बट गया पॉलीनरी सॉल्यूशन। एक बटा बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा हो गया क्या, पॉलीनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहे, जिसमें कि दो कंपोनेंट हो, एक मान लेते हैं चीनी और एक मान लेते हैं पानी, तो बाइनरी है। और अब बाइनरी से ज्यादा जो भी हो जाए, टर्नरी हो जाए मतलब तीन कंपोनेंट जिसमें हो, टेट्रानरी हो जाए जिसमें कि चार कंपोनेंट हो, पेंटानरी हो जाए जिसमें कि पांच कंपोनेंट हो, हेक्सानरी हो जाए जिसमें कि 6 कंपोनेंट हो, यानी बाइनरी से ज्यादा जो भी कंपोनेंट हो जाए उस सॉल्यूशन को हम लोग कह देंगे पॉलीनरी सॉल्यूशन। तो दो कंपोनेंट तो बाइनरी और दो से ज्यादा कंपोनेंट तो पॉलीनरी। मुख्य रूप से हम लोगों को चर्चा करना है बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर के, तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन को हम लोग बांट दिए नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे। फिर सॉल्यूशन को हम लोग अगर बांटे कि कैसा सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं, कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, है ना, सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट यूज। तो इसके आधार पे हम लोग सॉल्यूशन को बांट दे सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसको कहेंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन जहां भी आप सुनिए, पढ़िए, देखिए, जो भी कीजिए, तो वहां मानिए क्या कि सॉल्वेंट वाटर है, ज्यादा मात्रा में कौन है, वाटर है ना। और अगर आप नॉन एक्वस सॉल्यूशन सुनिए, पढ़िए, देखिए, तो आप ये समझिए कि सॉल्वेंट वाटर नहीं है, सॉल्वेंट वाटर नहीं है, सॉल्वेंट कोई और है। कौन है, ये थ्योरी लिखने वाला, क्वेश्चन देने वाला आपको बताएगा कि सॉल्वेंट वहां पे लिक्विड अमोनिया है, कि बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या क्रॉन ईथर है, या डाइथाइल ईथर है, या एसीटोन है, या डीएमएसओ है, या डीएमएफ है, या हेक्सामिथाइल फॉस्फेरामाइड है, या क्या है, केरोसिन है, पेट्रोल है, क्या है, ये आपको बताएगा। बस इतना ही समझिए कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट वहां पे वाटर नहीं है। इसका उल्टा भी समझिए कि कहीं पर अगर ये दे रहा है कि बेंजीन में कोई सॉल्यूट घुला हुआ है, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। अगर एक्वस रहता तो उसमें सॉल्वेंट क्या होता, वाटर होता। तो ये हम लोग सॉल्यूशन को बांट दिए किसके आधार पे, उसमें सॉल्यूट के आधार, सॉरी, सॉल्वेंट के नेचर के आधार पे, या कौन सा सॉल्वेंट यूज करें इसके आधार पे। अब हम लोग सॉल्यूशन को बांट रहे हैं किसके आधार पे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आधार पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, समझेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके आधार पे हम लोग सॉल्यूशन को बांटेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, बहुत लोग का ऐसा है कि कॉन्सेंट्रेशन सुनते हैं ना तो कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ना शुरू हो जाता है ना, जबकि बहुत सिंपल चीज है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मात्रा घुला हुआ है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मात्रा घुला हुआ है ना, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आधार पे हम लोग सॉल्यूशन को बांटते हैं दो भाग में, एक भागते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा बांटते हैं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन
और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है ये रिलेटिव टर्म है, ये तुलनात्मक शब्द है। जिस तरीका से गरीब और अमीर, जिस तरीका से ताकतवर और कमजोर, जिस तरीका से तेज विद्यार्थी और भोंदा विद्यार्थी, ये सब रिलेटिव टर्म है, ठीक उसी तरीका से डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटिव टर्म है। एक ही व्यक्ति किसी दूसरे के तुलना में ताकतवर हो सकता है और किसी और के तुलना में वो कमजोर भी तो हो सकता है ना। ठीक उसी तरीका से मान लिया जाए कि आप 3 बर्तन लिए, तीनों में मान लेते हैं 1-1 लीटर पानी ले लेते हैं और इसमें 10 ग्राम चीनी घोल दिए और इसमें 20 ग्राम चीनी घोल दिए, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन इसके तुलना में कॉन्सेंट्रेटेड है। आप ये अगर कहिएगा कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये गलत है। आपको ये बोलना पड़ेगा ये सॉल्यूशन इसके तुलना में कॉन्सेंट्रेटेड है, या फिर ये सॉल्यूशन इसके तुलना में डाइल्यूट है ना। ये तुलनात्मक शब्द है। और अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर 40 ग्राम शुगर घोल देते हैं तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन इसके तुलना में डाइल्यूट हो गया, ये भी डाइल्यूट हो गया, और ये सॉल्यूशन इन दोनों के तुलना में क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि रिलेटिव टर्म है, समझेंगे नहीं। तो रिलेटिव टर्म से हम लोग का नहीं चलेगा। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ डिमार्केशन तो खींचना ही पड़ेगा कि कितना, कैसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट कहेंगे और कैसे सॉल्यूशन को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। तो कहता है क्या कि डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का 1 मोलर से कम हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर, मोलर मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे कम हो तो वो डाइल्यूट। और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको ऐसे भी आप दिखा दें, सॉल्यूशन स्क्वायर ब्रैकेट में घेर दीजिए, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर के बराबर, 1 मोलर के बराबर या उससे ज्यादा हो तो वो सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो इस तरीका से सॉल्यूशन को हम लोग बांट दिए, किसके आधार पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आधार पे, है ना। अब हम लोग सॉल्यूशन को बांटते हैं, अब हम लोग सॉल्यूशन को बांटते हैं किसके आधार पे, तो सॉल्युबिलिटी के आधार पे, सॉल्युबिलिटी के आधार पे। सॉल्युबिलिटी अभी यहां आप इतना ही समझिए कि सॉल्युबिलिटी वो व्यक्ति है, वो जंतु है, वो क्वांटिटी है जो बताता है कि कोई सॉल्वेंट किसी दिए हुए टेम्परेचर प्रेशर पे कितना भोजन कर सकता है, यानी कितना सॉल्यूट अपने आप में घोल सकता है, ये बताता है सॉल्युबिलिटी। कोई सॉल्वेंट किसी दिए हुए टेम्परेचर प्रेशर पे अपने आप में, माने सॉल्वेंट का कोई गिवन मात्रा किसी दिए हुए टेम्परेचर प्रेशर पे अपने आप में कितना सॉल्यूट घोल सकता है, वही उसका सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पे हम लोग सॉल्यूशन को 3 भाग में बांट देते हैं। एक बांटते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक बांटते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक बांटते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
एक हम लोग बांट दिए अनसैचुरेटेड, एक बांट दिए सैचुरेटेड, और एक हो गया सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? तो वैसा सॉल्यूशन जो भूखा है, सॉल्यूट के लिए भूखा है, जिसको और सॉल्यूट चाहिए। जैसे मान लिया जाए आप पानी लिए 1 लीटर और उसमें सॉल्यूट घोल रहे हैं, तो सॉल्यूट घोल रहे हैं तो उसमें घुलता चला चल जा रहा है, सॉल्यूट उसमें घुलता चला चल जा रही है। आपको कैसे पता चलेगा आसानी से? तो उसको पानी को पी के देखिए सॉल्यूट घोलने के पहले, फिर पानी को पी के देखिए सॉल्यूट घोलने के बाद। ज़्यादा अगर मीठा लग रहा है यानी उसमें सॉल्यूट घुल रहा है, उसमें और चीनी घोलिए। अगर वो और ज़्यादा मीठा लग रहा है मतलब उसमें और सॉल्यूट घुला है ना। और अगर उसमें आप और सॉल्यूट घुल रहे हैं और वो भी घुल जा रहा है यानी अभी भी सॉल्यूशन भूखा है, उसको और सॉल्यूट चाहिए तो और उसको सॉल्यूट दीजिए। और अगर वो अभी भी घुल जा रहा है तो अभी भी सॉल्यूशन भूखा है। यानी वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ऐड करने से उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता हो, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब भूखा है तो भूखे आदमी को तो खाना खिलाना चाहिए, तो उसमें और सॉल्यूट ऐड कीजिए। ये और का काम आप करते जाइए और तब तक करिए जब तक कि सॉल्यूशन के बर्तन में आपको नीचे सॉल्यूट दिखाई न पड़ना शुरू हो जाए। जिस क्षण आपको यहाँ पे सॉल्यूट दिखाई पड़ना शुरू हो गया मतलब आपका सॉल्यूशन का पेट भर चुका है। अब जो आप उसको भोजन दे रहे हैं वो थाली में ही छोड़ दे रहा है। सॉल्यूशन का पेट भर चुका यानी अब जो सॉल्यूशन हो गया है वो हो गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब जो आप सॉल्यूट डाल रहे हैं तो वो उसमें घुल नहीं रहा है, तो घुल नहीं रहा है तो वो अब ज्यादा मीठा होगा नहीं, ज्यादा मीठा होगा नहीं मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ेगा नहीं। यानी वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ऐड करने से उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता हो, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहां पे एक चीज हम लोग ठीक कर लें। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग बाहर से जो सॉल्यूट डाल रहे हैं ना वही जाके यहाँ पे बैठ जा रहा है, तल पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा है। ऐसा नहीं है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हो क्या रहा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 2 काम चल रहा है। कौन सा 2 काम? एक सॉल्यूट का घुलने का काम चल रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। और जो घुला हुआ सॉल्यूट है वो तल पे आके जमा हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, फाइन फाइन क्रिस्टल बन रहा है। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में घुल भी रहा है और डिपॉजिट भी हो रहा है, लेकिन जितना घुल रहा है उतना ही तल पे आके जमा हो जा रहा है। तो नेट इसमें घुलेगा नहीं ना, तो नेट इसमें नहीं घुलेगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा नहीं ना। यही चीज ना कह रहे थे कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ऐड करने से उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता हो, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर ये चीनी तो पानी के अंदर ही है। हम एकदम है, पानी के अंदर वो है, सॉल्यूशन में नहीं है वो। अब इस चीज को आप ऐसे फील कर सकते हैं कि मान लिया जाए अब एक ग्लास लीजिए और उसमें चीनी डालिए और चीनी डाल के उसमें पानी डाल दीजिए और तुरंत उसको पी लीजिए। आपको मीठा लगने जा रहा है? नहीं ना, मीठा लगने जा रहा है, सही नहीं? तो कहने के लिए वो वहां है, सही नहीं, लेकिन वो सॉल्यूशन में भी घुला नहीं है। यही आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और अब इस सॉल्यूशन को जा करके आग पर चढ़ा दीजिए, चूल्हा पर चढ़ा दीजिए, है ना, बर्नर पे रख दीजिए, यानी इसका तापमान बढ़ा दीजिए। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये सॉल्यूट तो घुल ही जाएगा और बाहर से और भी कुछ सॉल्यूट डालोगे ना तो वो भी इसमें घुल जाएगा।
यानी यानी अब आपका बन चुका है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब क्या है, सैचुरेटेड में सॉल्यूट घुल नहीं रहा था, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाए तो ये सॉल्यूट तो घुल ही गया, साथ साथ और बाहर से आप सॉल्यूट डाले वो भी घुल गया। यानी ये जो है भोजन सबसे ज्यादा किया, लेकिन कब किया, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो वैसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा हो वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो होता है क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड में कब बदलेगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब। और जब एक बार ये बन गया और फिर जब टेम्परेचर घटाइएगा तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो सॉलिड पार्टिकल घुला हुआ था वो फिर से तल पे आके जमा होना शुरू हो जाएगा, जिस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेशन, अवक्षेपण। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तीनों को चीज को हम रिपीट करें कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट डालें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चल जाए वो हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट डालें लेकिन उसमें कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क न पड़े तो वो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वैसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा हो वो हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या वैसा सॉल्यूशन जिसमें प्रिसिपिटेशन हो वो हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम लोग बांटे तीन तरह का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लेकर के बात आप दिमाग में रखिएगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक तरह का इक्विलिब्रियम सिस्टम है जिसमें घुलने का रफ्तार और डिजॉल्व होने का रफ्तार सेम रहता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन को हम लोग बांट दिए सॉल्युबिलिटी के आधार पर। अब हम लोग सॉल्यूशन को बांटने जा रहे हैं किसके आधार पे, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट का भौतिक अवस्था क्या है, वो सॉलिड है सॉल्वेंट कि लिक्विड है कि गैस है। तो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे हम लोग सॉल्यूशन को बांटने जा रहे हैं। तो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे सॉल्यूशन को तीन भाग में बांट दिए। एक हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, एक हो गया लिक्विड सॉल्यूशन और एक हो गया गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का काम सॉलिड कर रहा हो, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का काम लिक्विड कर रहा हो, और गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का काम गैस कर रहा हो। ठीक है, तो ये हम लोग तीन भाग में बांट दिए। और अब हम लोग इसको बांट लें। पहला सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहां हम लिख रहे हैं क्या, यहां लिख रहे हैं सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट और ये हो गया नेम ऑफ सॉल्यूशन, नेम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन है तो फिक्स हो गया ना कि सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड होगा, सॉल्वेंट सॉलिड होगा। और सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है
लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। यहां क्या हो जाएगा? लिक्विड इन सॉलिड। और यहां क्या हो जाएगा? गैस इन सॉलिड। उसी तरीका से आपका ले लें लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, ये फिक्स हो गया। इस लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड हो गया है, लिक्विड हो गया। और सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। और सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, फिर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और फिर गैस इन लिक्विड। ये हो गया आपका। और नेक्स्ट हो गया कौन सा? सी, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन सा हो गया? गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हो गया गैस। गैस, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा? सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस। तो इस तरीका से टोटल 9 तरह का सॉल्यूशन आपका हो सका है नहीं? ये चीज आपका है। हम लोग को जो चर्चा करना है सॉल्यूशन के बारे में, हम लोग को जो सिलेबस में बात करना है सॉल्यूशन के बारे में, तो मुख्य रूप से जो बात करना है वो बात करना है सॉलिड इन लिक्विड को लेकर के, सॉलिड इन लिक्विड को लेकर के। तो मुख्य हम लोग को यही बात करना है। थोड़ा सा बात करना है लिक्विड इन लिक्विड, और बहुत कम, जिसमें हम लोग हेनरी लॉ पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे गैस इन लिक्विड। खैर चलिए, तो ये हम लोग सॉल्यूशन को बांटे, ये हम लोग सॉल्यूशन को बांटे, है ना। अब है कि एनर्जी चेंज क्या होता है सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के दौरान, या यूं कहें कि कब दो लोग मिलकर के सॉल्यूशन को बनाएंगे, है ना। तो दो लोग आपस में तभी घुलेंगे, ठीक है, जब घुलने पे डेल्टा जी क्या होगा? निगेटिव होगा, है ना। डेल्टा जी आप लोग जानते हैं, इनको ऐसे टेक्निकली कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी। और ये इनको यूज किया जाता है बताने के लिए कि कब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। कोई प्रोसेस मतलब कोई भी केमिकल, फिजिकल, जो भी प्रोसेस हो, तो तभी दो लोग आपस में घुलेगा और घुल करके सॉल्यूशन का निर्माण करेगा जब डेल्टा जी निगेटिव। जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो, जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो सॉल्यूशन का निर्माण नहीं हो सकेगा, दो लोग आपस में घुल करके सॉल्यूशन नहीं बना सकेगा। चलिए, अब डेल्टा जी जो है ये बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है? सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी चेंज हो रहा है। और डेल्टा एस क्या है? सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के दौरान जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है। ये जो डेल्टा एस जो होता है जेनरली या कहें कि मोस्टली पॉजिटिव होता है। सॉल्यूशन बनने के दौरान डेल्टा एस जनरली पॉजिटिव होता है। एंट्रोपी जो है जनरली सॉल्यूट का बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि सॉल्यूट, एंट्रोपी समझते हैं ना आप लोग, नहीं समझते तो थर्मोडायनेमिक्स का इंतजार कीजिए। तो एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, फ्रीडम आपका बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर्ड सॉल्यूट होता है वो टूट के डिसऑर्डर्ड हो जाता है। इसलिए जेनरली जो एंट्रोपी है, रैंडमनेस जो है,
फ्रीडम जो है वो बढ़ता है जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुलता है। टी टेम्परेचर है, डेल्टा एच जो है वो क्या है, इंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज जो होगा कब, जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुलेगा तब। जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुलता है उस दौरान कितना एनर्जी चेंज हो रहा है वो आपको बताएगा डेल्टा एच। और ये चीज जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के में घुलेगा तो उस दौरान डेल्टा एच पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। बात समझ रही नहीं, ये चाहिए आपका। अब कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा और कब ये जीरो होगा, समझे ही नहीं? ये जरा समझते हैं कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो रहेगा। ठीक है, तो इस बात को जरा समझते हैं। इसके पहले एक बात समझिए कि जब भी किसी अट्रैक्शन को आप तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है। और दूसरा बात, जब भी कोई दो लोग अट्रैक्शन के वजह से जुड़ते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होता है। अगला बात, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह ये सब लगते रहेगा, इसे दिमाग में बैठा के रखिएगा। नेक्स्ट बात कि जितना मजबूत अट्रैक्शन होगा एनर्जी उतना ही ज्यादा रिलीज होगा, और जितना मजबूत अट्रैक्शन को तोड़ेंगे एनर्जी उतना ही ज्यादा हम लोगों को देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? अब समझिए कि ये पॉजिटिव डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा, अब ये समझे हम लोग। तो सॉल्यूशन बनता कैसे है भाई? तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट घोलते हैं, सॉल्वेंट जैसे पानी ले लिए, सॉल्यूट मान लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, तो सॉल्वेंट अपना आराम से था, कहीं किसी बर्तन में पड़ा हुआ था, चीनी किसी डब्बा में पड़ा हुआ था, पानी जब अकेले था तो वहाँ पानी के प्रत्येक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ था किसी बॉन्ड से, है ना, जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड वो होता है। शुगर पार्टिकल जब था डब्बा में पड़ा हुआ तो वो सभी आपस में जुड़ा हुआ था, है ना, वो सभी आपस में किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। ठीक है, यानी क्या, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी आपस में किसी फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आपस में किसी फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं। आज जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट सॉल्यूशन में घुल जाता है ना, सॉल्यूट सॉल्यूशन में घुल जाता है। इसका क्या मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच भी किसी न किसी तरह का अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है, तभी वो घुल पाता है। अगर अट्रैक्शन नहीं हो सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच तो वो घुलेगा नहीं, क्योंकि घुलने का एक सिंपल सा नियम है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। तो मान लिया जाए कि ये रहा सॉल्वेंट, ए से हम लोग सॉल्वेंट को दिखा रहे हैं, और ये रहा सॉल्यूट, बी से हम लोग सॉल्यूट को दिखा रहे हैं। अब ये दोनों आपस में कब जुड़ेगा? जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड आपस में, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तब ना फिर दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा, मतलब तब ना दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, फिजिकली अट्रैक्ट होगा, बिग फोर्स से अट्रैक्ट होगा,
तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तब मान लिया जाए इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ा 10 जूल, और इसको तोड़ने के लिए भी मान लेते हैं कि 10 जूल ही दे रहे हैं, देना पड़ा 10 जूल। तो आपको 2 ठो ए मिल गया और 2 ठो क्या मिल गया, बी मिल गया, ठीक है। तब क्या, ये ए और बी आपस में अट्रैक्शन होगा, फिर यहां भी अट्रैक्शन होगा, समझे। और अब अट्रैक्शन इतना ही स्ट्रांग होगा, यहां भी एनर्जी 10 जूल ही रिलीज होगा। लेकिन अगर अट्रैक्शन इनके और इनके बीच कमजोर हुआ, इनके तुलना में या इनके तुलना में, एनर्जी कम रिलीज होगा। तो अगर मान लिया जाए, हम मान रहे हैं कि कमजोर अट्रैक्शन हो रहा है इसके तुलना में या इसके तुलना में, एनर्जी रिलीज हुआ 9 जूल इसके वजह से, फिर 9 जूल इसके वजह से, है ना। तो नेट हुआ क्या, अब नेट अब वो खर्च करना पड़ा 20 जूल, देना पड़ा आपको 20 जूल, और रिलीज हुआ कितना, 18 जूल। तो नेट तो आपको 2 जूल देना पड़ा ना, आपका ना एनर्जी लग गया। तो डेल्टा एच क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव हो गया, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। जस्ट इसका उल्टा हो सकता था कि मान लेते हैं सॉल्वेंट के बीच के बॉन्ड तोड़ने के लिए, सॉरी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको देना पड़ा 10 जूल, यहां भी 10 जूल, और यहां रिलीज हो गया मान लेते हैं 11 जूल, और यहां 11 जूल, तो आप दिए 20 जूल, रिलीज हुआ 11 जूल, तो नेट 2 जूल एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और अगर 10 जूल और 10 जूल 20 जूल देते, और यहां से भी 10 जूल रिलीज होता, और यहां से भी 10 जूल रिलीज होता, तो डेल्टा एच क्या हो जाता, 20 जूल आप दिए और 20 जूल आपका रिलीज हो गया, तो नेट डेल्टा एच क्या हो जाता, 0 हो जाता, समझे नहीं। तो डेल्टा एच इस तरीका से पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और ये अब डेल्टा एच जो है नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, सही में। डेल्टा एच को लेकर के जैसा कि आपको पहले ही बताया कि डेल्टा एच जो है वो मुख्य रूप से क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, मुख्य रूप से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अब ये मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि डेल्टा एच आप निगेटिव का केस ले रहे हैं, कि डेल्टा एच आया निगेटिव, और माइनस टी, और डेल्टा एच जनरली होता है पॉजिटिव, तो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, ओवरऑल ये डेल्टा जी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ओवरऑल डेल्टा जी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो वैसा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, सही नहीं। और अगर मान लेते हैं कि डेल्टा एच हम लोग पॉजिटिव का केस लेते हैं, और डेल्टा एच तो जनरली पॉजिटिव होता ही है, और अगर ये टर्म इसको डोमिनेट करेगा तो डेल्टा जी फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो डेल्टा जी फिर नेगेटिव जब आ जाएगा तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन मान लिया जाए अगर ये टर्म इस टर्म को डोमिनेट किया कि +20 और -10, ठीक है, तो नेट तो प्लस आ रहा है ना, यानी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा, नहीं, उस टेम्परेचर पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए टेम्परेचर को बढ़ाएंगे अगर तो ये टर्म बढ़ेगा विथ नेगेटिव साइन, यानी जब टेम्परेचर बढ़ा करके हम लोग डेल्टा जी को नेगेटिव कर सकते हैं। डेल्टा जी को नेगेटिव कर सकते हैं मतलब क्या, वो प्रक्रिया, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग और भी सिचुएशन आप सोच सकते हैं, लेकिन नेट बात यही है कि 2 लोग मिल करके सॉल्यूशन का निर्माण तभी करेंगे या कर सकते हैं जब डेल्टा जी नेगेटिव।
डेल्टा जी जब निगेटिव नहीं होगा तो वो दोनों आपस में मिल करके सॉल्यूशन का निर्माण नहीं कर सकेंगे। कोई दिक्कत? चलिए एक और बात, अभी हम लोग क्या कह रहे थे कि सॉल्यूट कैसे घुलेगा, तो सॉल्यूट के बीच का बॉन्ड को तोड़िएगा, मतलब बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन है ना, वीक अट्रैक्शन। वही तरह से सॉल्वेंट के बीच के बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा, माने अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, और तब ना फिर ये जब टूटेगा तो नया पार्टनर का तलाश करेगा, और तब जो है क्या होगा, ये सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। बात समझ रहे हैं? अब सॉल्यूट के बीच को जो बॉन्ड को जो तोड़ते हैं तो उसके लिए एनर्जी देते हैं, और आयनिक कंपाउंड के केस में इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। आयनिक कंपाउंड के केस में सॉल्यूट पार्टिकल्स को जो तोड़ने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। 1 मोल आयनिक कंपाउंड लीजिए आप, उसमें जितना आयंस है उसको अलग अलग कर दीजिए एकदम दूर दूर, उसके लिए जो भी एनर्जी आप दे रहे हैं वो लैटिस एनर्जी है। समझे नहीं? अब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो जगह कोई घुलेगा ना, है ना। अब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाए तो आसानी से घुल जाएगा, और ये बॉन्ड अगर टूटने के लिए ज्यादा एनर्जी लेगा यानी मुश्किल से टूटेगा तो मुश्किल से घुलेगा, और ये टूटने के लिए अगर बहुत 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 ज्यादा एनर्जी लेगा इसका घुलने का चांस ना के बराबर रहेगा। यानी लैटिस एनर्जी जितना कम उस सबस्टांस का घुलने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा, और लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा उस सबस्टांस का घुलने का टेंडेंसी उतना ही कम। और समझे, ये चीज आपका है। अब क्या कहे, आयनिक कंपाउंड के केस में जब ये एनर्जी देते हैं तो ये आयंस में टूट जाता है, सही नहीं। और आयंस जब टूटता है पानी के अंदर फ्री आयंस मिलता है, फ्री आयंस, तो ये फ्री आयंस को चारों तरफ से आकर के वाटर मॉलिक्यूल घेरता है, इसको भी वाटर मॉलिक्यूल आगे घेरेगा, और उस घेरने से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इस पर डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज हो रहा है, हाइड्रेशन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रहा है, और लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो एनर्जी जितना रिलीज हो सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन उतना ही आसान होता है, सही नहीं। तो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू लैटिस एनर्जी से बड़ा है तभी कोई सबस्टांस किसी सॉल्वेंट में घुलेगा, अदरवाइज वो नहीं घुलेगा। बस वही नहीं, यानी अगर कोई घुल रहा है तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और नहीं घुल रहा है तो इस कंडीशन को वो नहीं फॉलो कर रहा है। तो ये था एनर्जी चेंज को लेकर के बात कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान क्या एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लेकर के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। जैसे कि पहले भी कहे कि बहुत विद्यार्थी का कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ना शुरू हो जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब, लेकिन बहुत सिंपल सा बात है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ये मतलब कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मात्रा घुला हुआ है, या सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मात्रा घुला हुआ है, यही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मात्रा घुला हुआ है
ये बताने का कई एक सारा तरीका। अब जैसे मान लिया घर में शरबत बनाया, समझे नहीं, अब 1 लीटर पानी लिए और उसमें 10 ग्राम चीनी घोल दिए या 50 ग्राम चीनी घोल दिए, तो आप कहिए कि 50 ग्राम चीनी घोले सर 1 लीटर पानी में, तो वो ही कॉन्सेंट्रेशन हो गया सॉल्यूशन का, समझे ही नहीं, वही आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। या कोई मान लिया जाए, कहता है क्या कि हम 60 ग्राम ग्लूकोज घोले हैं, 60 ग्राम ग्लूकोज घोले हैं 1 लीटर पानी में, 1 लीटर वाटर में 60 ग्राम ग्लूकोज घोले हैं, तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन हो गया सॉल्यूशन का, सही नहीं। अब इसी तरह से कई एक और तरीका से हम लोग बता सकते हैं कि कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में घुला हुआ है, तो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, कि सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मात्रा घुला हुआ है ना। और ये बताने का कई एक सारा तरीका, जैसे कि लेंथ बताने के लिए हम लोग कई एक सारा तरीका यूज करते हैं, जैसे कि मास बताने के लिए कई एक सारा यूनिट यूज करते हैं, वॉल्यूम बताने के लिए कई एक सारा यूनिट यूज करते हैं। ठीक उसी तरीका से किसी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मात्रा घुला हुआ है, ये बताने के लिए भी हम लोग कई एक सारा तरीका यूज करते हैं। इसमें से आपके सामने हम लिख रहे हैं, है ही नहीं, क्या भैया, पहला परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, या इसको परसेंटेज मास बाय मास भी कहते हैं, है ना। दूसरा लिख सकते हैं हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा लिख सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V बाय V। नेक्स्ट मोलारिटी, री र, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी मत पढ़िएगा, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट मोलालिटी, रेल माने मोलालिटी, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको काई पढ़ते हैं, है ना, CHI, काई, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट पर मिलियन यूनिट, शॉर्ट में लिखते हैं PPM यूनिट, PPM यूनिट, पार्ट पर मिलियन यूनिट, है नहीं। नेक्स्ट मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, है नहीं। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट डेमल यूनिट, डेमल यूनिट, है ना। उसी तरह से नेक्स्ट नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी 12th में नहीं पढ़ना है, सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका यूज आगे आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इक्विवेलेंट वेट वगैरह का यूज आएगा, है ना, जब आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़िएगा तो, इसलिए इसको भी हम लोग यहाँ जानेंगे। और ऐसे भी हम 12th के लिए 13 के लिए नहीं पढ़ा, ये सारा कुछ 11th में ही पढ़ना है, मेडिकल के लिए भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग के लिए भी पढ़ना है, कुछ लोग ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेशन है कि बस इसी चीज़ के लिए इस चीज़ को पढ़े, ज्ञान के लिए भी आप कोई पढ़ सकता है। तो किसी सॉल्यूशन में
या सॉल्वेंट की किसी दी हुई मात्रा में सॉल्यूट का कितना मात्रा घुला हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और उस चीज़ को बताने का कई एक सारा यूनिट है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से आगे की क्लास में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।